ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज के सेशन में हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे भाई। सबसे पहला रहेगा फिल्टर सर्किट्स और दूसरा रहेगा भाई रिपल फैक्टर। बहुत सारे स्टूडेंट को रिपल फैक्टर क्या होता है या फिर कहीं इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है भाई, है ना, या फिर कहीं इसका रियल लाइफ में एक तरीके से क्या मतलब निकलता है, ये समझने में दिक्कत होता है। तो हम लोग रिपल फैक्टर को भी यहाँ पे कवर करेंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे भाई एक छोटा सा बैकग्राउंड फ्रेम बना करके दे रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भाई उन कॉन्सेप्ट्स को आज के इस लेक्चर को समझने के लिए यूज़ करेंगे। अगर हम लोग लास्ट वाले सेशन की बात करें तो लास्ट वाले सेशन भाई हम लोगों ने फोरियर सीरीज़ को कवर किया था और काफ़ी डेप्थ में कवर किया भाई। साथ ही साथ हम लोगों ने इसका एप्लीकेशन भी देखा था। एप्लीकेशन कहने का मतलब क्या कि भाई हम लोगों ने चार तरीके के वेवफॉर्म को एक तरीके से एक्सपेंड किया था ना, फोरियर सीरीज लगा करके एक्सपेंड किया था, जिसमें हम लोग का सबसे पहला था भाई हाफ वेव, है ना, वेवफॉर्म ही दिखा देते हैं। हाफ वेव पे हम लोगों ने फोरियर एक्सपेंशन किया था। फिर दूसरा था भाई फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट, इसका भी हम लोगों ने फोरियर एक्सपेंशन किया था। फिर हम लोगों ने स्क्वायर वेवफॉर्म को देखा भाई और लास्ट में हम लोगों ने ट्रायंगुलर वेवफॉर्म को देखा था। तो भाई यहाँ से हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि भाई जितने भी पीरियोडिक, ये सारे के सारे पीरियोडिक हैं, पीरियोडिक और नॉन साइनोसोडियल, है ना। तो अगर कोई भी पीरियोडिक और नॉन साइनोसोडियल सिग्नल हो या फिर कोई वेवफॉर्म हो तो भाई आप कह सकते हैं कि ये जो है आपके दो टर्म से मिलकर के बनते हैं। एक होता है डीसी टर्म और दूसरा होता है भाई आपका एसी टर्म। और एसी टर्म में भी हम लोग देखा था साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन, है ना। तो फोरियर सीरीज में भाई जो हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन आया था यहाँ पे एफ टी इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू कॉस एन ओमेगा टी प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा टी, है ना। तो भाई ये मेरा डीसी टर्म था और ये दोनों एक तरीके से एसी टर्म था। तो हम लोगों ने देखा था भाई कि जो भी कॉम्प्लेक्स वेव है या फिर इसी को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक एंड नॉन साइनोसोडियल। आप कह सकते हैं भाई कि जितने भी पीरियोडिक एंड नॉन साइनोसोडियल वेवफॉर्म होंगे वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म होंगे भाई। ओके, तो आप कह सकते हैं भाई जितने भी कॉम्प्लेक्स वेवफॉर्म हैं वो सिर्फ दो टर्म से मिलकर बनते हैं, डीसी टर्म और एसी टर्म। अब जरूरी नहीं भाई कि सारे के सारे टर्म्स प्रेजेंट हो, है ना। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सपेंड करके ये चीज को समझ रखा है। और फोरियर सीरीज हम लोगों ने पढ़ा ही क्यों था भाई, ये टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि भाई हम लोग को फिल्टर सर्किट से एक तरीके से समझना था। और फिल्टर सर्किट्स समझने के साथ साथ हम लोग यहाँ पे रिपल फैक्टर को भी एक तरीके से समझ लेंगे, क्योंकि भाई हम लोगों ने फोरियर सीरीज को काफ़ी डेप्थ में कवर किया है। तो सबसे पहले, क्योंकि भाई ये रिपल फैक्टर एक छोटा सा टॉपिक है, तो सबसे पहले इसी को हम लोग कवर करते हैं, फिर हम लोग फिल्टर सर्किट को स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ समझिए, फिल्टर सर्किट्स को समझने के लिए भाई आपके पास यहाँ पे कैपेसिटर एंड इंडक्टर, इनका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे भाई हम लोग को पता है कैपेसिटर और इंडक्टर जो है डीसी में एक तरीके से काम नहीं करता है। डीसी में कब काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिएंट पीरियड में, यानी जब बदलाव होता है भाई, जब आप स्विच ऑन करते हैं फिर ऑफ करते हैं, उस समय एक तरीके से कैपेसिटर और इंडक्टर काम करेगा। और फिर जब स्टेडी स्टेट हो जाता है तो स्टेडी स्टेट में क्या होता है, डीसी के केस में कैपेसिटर मेरा ओपन सर्किट हो जाता है, क्योंकि फुली चार्ज हो गया भाई तो ओपन हो जाता है, और ये शॉर्ट सर्किट तरह बिहेव करता है ना। और हम लोग को ये भी पता है भाई डीसी का कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता, ये मतलब बच्चा वाला एक तरीके से हो गया भाई, ये काफ़ी हम लोग का स्टैंडर्ड लो हो गया। अगर आप फ्रीक्वेंसी के थ्रू समझते हैं भाई डीसी में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता, तो अगर हम लोग एक्सेल की बात करें भाई ये 2πfl होता है, इसका मतलब क्या कि भाई एफ मेरा 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई तो ओवरऑल 0 आएगा, है ना। यानी डीसी के केस में, क्योंकि भाई आप क्या बोल रहे हैं, इंडक्टर जो है डीसी के केस में स्टेडी स्टेट कंडीशन में, यानी स्विच को ऑन किए हुए काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है ना, तो उस समय शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। शॉर्ट होने का मतलब क्या है भाई, इसका जो रिएक्टेंस है वो 0 हो चुका है ना। शॉर्टेड पाथ का भाई रिएक्टेंस बोलिए या फिर रेजिस्टेंस बोलिए या फिर इंपेडेंस बोलिए, हमेशा 0 होता है। तो कैसे, तो भाई ये हम लोग फ्रीक्वेंसी के थ्रू समझ रहे हैं कि भाई ये इस तरीके से 0 हो चुका है ना। लेकिन अगर आपको भाई एक तरीके से फील करके समझना है ना, कि भाई
कैसे एक तरीके से ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। तो उसके लिए फिर भाई आपको लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, या फिर कहिए जो हम लोग का वी के मेहता एमसीक्यू जो सीरीज चल रहा है भाई, है ना, इसमें जो पावर सिस्टम है चैप्टर 24 to 31, है ना, इसमें हम लोग को पढ़ना है चैप्टर नंबर 30 में प्रोटेक्शन भाई, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो इसमें आपका पूरा का पूरा इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। ओके, तो वहाँ पे आप जाकर के देख लीजिएगा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, खासकर डीसी ट्रांजिएंट क्या होता है और एसी ट्रांजिएंट क्या होता है। क्लियर हो गया। तो इंडक्टर और कैपेसिटर का बेसिक बिहेवियर आपको पता होना चाहिए भाई कि डीसी में कैसे काम करेगा, एसी में कैसे काम करेगा। ओके, तो भाई डीसी के केस में स्टेडी स्टेट में ओपन हो जाएगा और ये स्टेडी स्टेट में शॉर्ट हो जाता है, और उस तरीके से समझ है भाई फ्रीक्वेंसी जीरो है तो रिएक्टेंस आपका जीरो हो जाएगा, तो शॉर्टेड पाथ का रिएक्टेंस जीरो ही होता है। वही अगर हम लोग एक्सी की बात करें क्या होता है 1/2πfc। तो भाई फ्रीक्वेंसी मेरा डीसी में जीरो होता है तो 1/0 करेंगे क्योंकि यहाँ पे जीरो है ना, तो जीरो से मतलब पूरा जीरो, तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी एक्सी जो है मेरा बहुत ही लार्ज है तो भाई इन्फिनिटी है, यानी इन्फिनिटी ओम का रिएक्टेंस लगा। समझते क्या, कोई भी सर्किट में अगर भाई इन्फिनिटी रिएक्टेंस है या फिर इन्फिनाइट रेजिस्टेंस है तो सीधी सी बात होता है कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, और करंट फ्लो नहीं हो रहा मतलब क्या, करंट मेरा जीरो है, करंट मेरा जीरो मतलब क्या कि ओपन सर्किट तरह बिहेव करेगा भाई। क्लियर हो गया। लेकिन वही ट्रांजिएंट की बात करें तो भाई ट्रांजिएंट में ये दोनों काम करते हैं, ठीक है, आपका कैपेसिटर भी और इंडक्टर भी। और ट्रांजिएंट का मतलब बताया भाई जब आप स्विच ऑन करेंगे या फिर स्विच ऑफ करेंगे उस समय की बात हो रही है। ओके ना, तो इंडक्टर कैपेसिटर कैसे काम करता है ये अगर आपको पता है भाई तो आज के सेशन में कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही साथ आपने फूरियर सीरीज का कंप्लीट सेशन देखा हुआ है, तो करीब आपका 10 से 12 लेक्चर लगा है फूरियर सीरीज का। तो आज के सेशन को भाई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। रिपल फैक्टर क्या होता है, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग भाई यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन लिखा है, इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस दैट द आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर इज पल्सेटिंग डीसी। अब भाई हाफ वेव भी ले सकते हैं, जैसे हाफ वेव का भाई ये भी क्या पल्सेटिंग डीसी ही तो है, या फिर फुल वेव भी ले सकते हैं भाई, है ना। तो कोई भी आप वेव फॉर्म इमेजिन कीजिए, आपके बुक में फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट दिखाया गया, ठीक है, फिगर दिखा दिया भाई, इस फिगर में दिखाया गया है, यानी इसमें पल्सेटिंग डीसी है। पल्सेटिंग डीसी मतलब क्या भाई, देख रहे हैं ना बार बार इसका चेंज हो रहा है वैल्यू, ठीक है, पहले जीरो हुआ फिर धीरे बढ़ रहा है, मैक्सिमम क्या फिर धीरे धीरे जीरो हो रहा है। समझ में आया बात को, तो बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। कांस्टेंट डीसी किसको बोलेंगे, कांस्टेंट डीसी ऐसा होता है भाई, ठीक है, जैसे हमारा 10 वोल्ट है तो भाई ये कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ सच अ वेवफॉर्म, यानी इस तरीके का अगर भाई आपको रेक्टिफायर से आउटपुट मिल रहा है या फिर कहीं इस तरीके का पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है तो भाई हम लोगों ने ऑलरेडी इसका फूरियर एक्सपेंशन किया हुआ है ना, या फिर कहीं इसका भी हम लोगों ने किया हो भाई। तो हम लोग को पता है कि भाई ये जो है डीसी टर्म और एसी टर्म से मिलकर के बना हुआ है ना। तो लिखा है ना, इफ सच अ वेवफॉर्म इज केयरफुली एनालाइज्ड, यानी फूरियर सीरीज एक तरीके से अप्लाई करने पे, ओके ना। क्योंकि भाई ये बेसिक बुक है तो इसमें आपको उतना डेप्थ में लेकर के नहीं जाया जाता है ना, लेकिन क्योंकि भाई हम लोगों ने फूरियर पढ़ रखा है तो भाई हम लोग को पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर है भाई कि ये वेवफॉर्म कैसे बना हुआ है ना। तो वही लिखा भाई कि अगर आप इसको केयरफुली एनालाइज करेंगे, बोलता है इट विल फाउंड दैट इट कॉन्टेन अ डीसी, यानी इसके अंदर डीसी कंपोनेंट होगा और एसी कंपोनेंट होगा। द एसी कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पल्सेशन इन द वेव, ठीक है, यानी सीधी सी बात है भाई, इसमें डीसी है ना, जैसे अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर का अगर आप देखेंगे डीसी वैल्यू कितना आया था 2Vm/π आया था, ठीक है, या फिर इसको हम लोगों ने बोला था 2A/π आया था, ठीक है ना, क्योंकि ये डीसी वैल्यू होता है, एवरेज वैल्यू को हम लोग डीसी वैल्यू बोलते हैं भाई। और इसके अंदर फिर आपका एसी टर्म भी तो प्रेजेंट था भाई, समझे। तो ये जो पल्सेशन आ रहा है एक तरीके से, यानी सिर्फ और सिर्फ डीसी होता है, ये होता है तो भाई ये कांस्टेंट होता है एक तरीके से, लेकिन इसमें एसी भी तो है मिक्स, है ना। तो उसके कारण क्या हो रहा है, इसमें पल्सेशन आ रहा है, या फिर कहिए ये पल्सेटिंग क्यों बन रहा है, क्योंकि भाई इसमें एसी टर्म एक तरीके से प्रेजेंट है। आगे बढ़ते हैं। द रीडर में वॉन्डर हाउ अ पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज कैन हैव एन एसी कंपोनेंट। तो भाई हम लोगों को तो यहाँ पे सोचने वाली बात ही नहीं ना, हम लोगों ने तो ऑलरेडी फूरियर सीरीज पढ़ लिया एक तरीके से, है ना। ये उनके लिए है कि भाई जो फूरियर सीरीज का एक तरीके से कॉन्सेप्ट नहीं कवर किया है, फिर नहीं पढ़ा हो भाई, उनके लिए एक तरीके से, है ना। तो बिना फूरियर पढ़े भी इस बुक में समझाने की कोशिश किया गया भाई कि ये जो वेवफॉर्म है इसके अंदर कैसे डीसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट है और एसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट है। तो पहला जो फिगर है भाई इसमें दिखाया है कि भाई मान लेते हैं मेरा एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने टाइम को दिखा दिया, क्योंकि टाइम के साथ आपका ये आउटपुट चेंज हो रहा है ना वेवफॉर्म। और मान लेते हैं भाई 32 वोल्ट मेरा कांस्टेंट, यानी ये प्योर डीसी है भाई,
प्योर डीसी। और दूसरा जो वेवफॉर्म है ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो भाई एसी का मतलब क्या, एसी का मतलब क्या भाई, अल्टरनेटिंग करंट, मतलब इसका जो वैल्यू होगा कुछ समय के लिए पॉजिटिव होगा, कुछ समय के लिए नेगेटिव होगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो भाई मेरा वेवफॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, मतलब ये रेफरेंस लाइन है भाई। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जाएंगे तो भाई ये मेरा पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा, और एक्स एक्सिस के नीचे जाएंगे तो भाई पूरा का पूरा नेगेटिव होगा। सही बात है, समझे। तो वही है कि भाई एक्स एक्सिस से ऊपर देखिए ये जो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना दिखाएगा, 18 वोल्ट दिखाया गया पॉजिटिव में। और वही इसका मतलब इस लाइन से कंपेयर करना भाई, समझ गए। ये मेरा रेफरेंस लाइन है, एक्स एक्सिस मेरा ये है। तो ऊपर में देखिए कितना है 18 वोल्ट प्लस में, और नीचे देखिए क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे जाएंगे तो भाई इधर नेगेटिव में आ जाएगा, तो इधर -32 वोल्ट, यानी ये एसी इस तरीके से दिखाया मतलब। लेकिन एक्चुअल में ऐसा थोड़ा ना होता है भाई, समझ में आ रहा है। फूरियर सीरीज जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे तो भाई पूरा एसी टर्म का क्या वैल्यू है, डीसी टर्म का क्या वैल्यू है, वो सारा का सारा क्लियरली एक तरीके से पता चल जाता है। समझ में आया बात को। तो भाई आप देखिए कि भाई ये मेरा एसी है, क्योंकि इसका कुछ साइकिल यानी कुछ समय के लिए पॉजिटिव हो रहा है तो कुछ समय के लिए नेगेटिव में भी जा रहा है, और एक तरीके से पल्सेट भी कर रहा है। समझे। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन भी चेंज होना ना भाई, और मैग्नीट्यूड भी चेंज होना, आप देख रहे हैं। तो ये मेरा डीसी है, ये मेरा एसी है। दोनों को अगर आप जोड़ते हैं भाई, तो दोनों को जोड़ेंगे तो भाई मेरे को इस तरीके का वेवफॉर्म मिलेगा, यानी ये पूरा का पूरा जो -32 वोल्ट था ना भाई, ये पूरा का पूरा कहाँ चढ़ जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा। कैसे, आपको जोड़ना आना चाहिए भाई। जोड़ने का मतलब क्या, सुपर इम्पोज करना। तो भाई देखिए ये मेरा 32 वोल्ट है, ठीक है, प्लस में, और ये मेरा 32 वोल्ट है माइनस में। तो 32 वोल्ट प्लस और 32 वोल्ट माइनस क्या हो जाएगा, तो समझिए ना भाई। ये दोनों को एक साथ जोड़िए, तो एक साथ जोड़ेंगे, उसको जोड़ना आपको आना चाहिए। देखिए कैसे जोड़ते हैं, देखिए भाई यहाँ पे बताता हूँ आपको। एट t = 0 ये कितना है, 32 है, और एट t = 0 कितना है भाई, ये है ना, t = 0 पे कितना, -32। इसका मतलब क्या, मेरा वेवफॉर्म 0 पे ही स्टार्ट होगा, 32 पॉजिटिव 32 मेरा नेगेटिव। समझ में आया बात को। उसको देखिए ये तो मेरा कांस्टेंट है, लेकिन आप देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये कम नेगेटिव हो रहा है ना, यानी ऊपर चढ़ रहा है भाई। तो ऊपर चढ़ रहा है इसका मतलब क्या कि भाई इस पॉइंट पे देखिए ना, इस पॉइंट पे इसका वैल्यू कितना है, तो समझिए ना, t = 0 के बाद भाई ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम नेगेटिव हो रहा है ना, इसका मतलब क्या, धीरे धीरे ऊपर तरफ पॉजिटिव होते चला जा रहा है। और ये अपने आप में क्या 32 वोल्ट पे कांस्टेंट है ना। तो भाई 32 में से जैसे मान लेते हैं इस पॉइंट पे, देखिए भाई इस पॉइंट मान लेते हैं आपका ये -18 है ना। तो सीधी सी बात है +32 और इसमें से -18 माइनस करें तो भाई कितना हो जाएगा, तो सीधी सी बात हम लोग को धीरे धीरे प्लस बनेगा ना। समझ में आया बात को। तो इस तरीके का आपका ये वेवफॉर्म बनेगा। इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे है ना, यानी यहाँ पे जो भी टाइम होगा भाई, मान लेते हैं t1 है, इस पॉइंट पे t1 है, तो इस पॉइंट पे देखिए ये -32 है और ये आपका +32 है। दोनों को जोड़ेंगे फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो किस तरीके से ये हम लोगों ने सुपर इम्पोज किया है दोनों वेवफॉर्म को। तो कह सकते हैं भाई ये जो मेरा आउटपुट वेवफॉर्म है, फिर इस तरीके का जो वेवफॉर्म होता है इसके अंदर डीसी कंपोनेंट भी है और एसी कंपोनेंट भी है। अब आगे बढ़ता है, मतलब ये बिगिनर के लिए भाई, जो फ्रेशर है ना उनके लिए एक तरीके से। लेकिन जब आप डेप्थ में पढ़ेंगे फूरियर सीरीज या फिर कहिए गेट लेवल पढ़ेंगे भाई, तो ये सब फिर आपको दिक्कत ही नहीं करेगा, क्योंकि फूरियर आपका पूरा क्लियर कर देता है ये सब चीज़। अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, द फैक्ट दैट अ पल्सेटिंग डीसी कॉन्टेन। अब हम लोग को पता चल गया भाई कि पल्सेटिंग जो डीसी है, इस तरीके का जो वेवफॉर्म है भाई, है ना, इसको लोग पल्सेटिंग डीसी बोल रहे हैं। तो ये क्या होता है, इसमें दोनों टर्म्स होते हैं, डीसी टर्म भी और एसी टर्म भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गया, जो कि फिगर में दिखाया गया था, और वही यहाँ पे फिगर को एक तरीके से समझाया गया भाई, है ना। ऐसे इतना जो फिगर दिखाया गया ना उसका एक्सप्लेनेशन दिया हो, तो हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया। अब आते हैं यहाँ पे एक लास्ट लाइन लिखा हुआ है, इट फॉलोज देयरफॉर अ पल्सेटिंग आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर contain a DC component and AC component। तो भाई ये तो हम लोग को बहुत पहले से ही पता चल चुका है। अब आता है रिपल फैक्टर क्या होता है भाई, पहले इसका डेफिनेशन पढ़िए। क्या लिखा हुआ है, द आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर। अब आउटपुट का मतलब क्या, हाफ वेव का भी हो सकता है, फुल वेव का भी हो सकता है ना भाई। ये वाला वेव फॉर्म भी इमेजिन कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप ये वाला वेव फॉर्म भी इमेजिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलता है भाई द आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर कंसिस्ट ऑफ अ डीसी कंपोनेंट एंड एसी कंपोनेंट, यानी इस तरीके का वेव फॉर्म मिल रहा है तो इसके अंदर डीसी कंपोनेंट भी एसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट है ना। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो नोन एज रिपल्स। रिपल का मतलब होता है भाई कि जैसे देखिए आउटपुट में हम लोग क्या चाहिए, प्योर डीसी चाहिए, लेकिन भाई प्योर डीसी थोड़ा सा मिल रहा है, इसके अंदर डीसी के साथ साथ एसी भी है ना। तो जहां पे भी
AC प्लस DC दोनों मिक्स रहते हैं भाई, इसको हम लोग रिपल्स बोलते हैं, ठीक है। तो लिखा ना द AC कंपोनेंट, यहाँ पे डेफिनेशन है भाई रिपल क्या होता है, लिखा है द AC कंपोनेंट इज अनडिजायरेबल, क्योंकि भाई हम लोग को आउटपुट में प्योर DC चाहिए, तो भाई AC जो आ रहा है इसके साथ वो तो भाई हम लोग के लिए अनडिजायरेबल होगा ना, वो तो चाहिए नहीं हम लोग को। एंड द अकाउंट फॉर द पल्सेशन इन द रेक्टिफायर आउटपुट, यानी इसी AC टर्म के कारण क्या हो रहा है, इसमें पल्सेशन भी देखने को मिल रहा है। अगर प्योर DC होता भाई तो प्योर DC इस तरीके का होता, क्योंकि इसमें AC टर्म प्रेजेंट हो चुका है, इसलिए क्या हो रहा है, एक तरीके से ये पल्सेटिंग दिखा रहा है, क्योंकि AC प्लस DC को जोड़ेंगे तो इस तरीके का वेवफॉर्म बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ रेक्टिफायर, यानी जो मेरा रेक्टिफायर है भाई वो कितना प्योर DC बनाएगा, जितना ज़्यादा प्योर DC बनाएगा उतना ही ज़्यादा हम लोग का इफेक्टिव होगा ना भाई, समझे। वही लिखा था इफेक्टिवनेस ऑफ अ रेक्टिफायर डिपेंड अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द AC कंपोनेंट इन द आउटपुट, द स्मॉलर दिस कंपोनेंट, यानी AC कंपोनेंट जितना कम होगा आउटपुट वेवफॉर्म में उतना ही ज़्यादा हम लोग का ये रेक्टिफायर इफेक्टिव होगा, यानी उतना ही अच्छा होगा भाई एक तरीके से। तो यहाँ पढ़िए रिपल फैक्टर का डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू ऑफ AC कंपोनेंट टू द DC कंपोनेंट इन रेक्टिफायर आउटपुट इज नोन एज रिपल फैक्टर, यानी किसी भी रेक्टिफायर से जो हम लोग को आउटपुट वेवफॉर्म मिल रहा है भाई, तो उसमें कितना AC टर्म प्रेजेंट है और कितना DC टर्म प्रेजेंट है, इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल फैक्टर बोलते हैं भाई, समझ में आया। और हमेशा याद रखना भाई ऊपर में AC टर्म होता है, नीचे में DC टर्म होता है, क्योंकि भाई DC टर्म अपने आप में RMS वैल्यू होता है, फिर इफेक्टिव वैल्यू होता है, तो जो भी होगा एवरेज वैल्यू वही मेरा RMS वैल्यू के बराबर होगा। लेकिन AC वाले कंपोनेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को RMS वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम वैल्यू दिया तो भाई इसको √2 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का वो AC का RMS वैल्यू निकल जाएगा। अब बढ़ते हैं भाई, लिखा ना देयरफॉर रिपल फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिसाइडिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ अ रेक्टिफायर, द स्मॉलर द रिपल फैक्टर। ध्यान समझिए भाई, ध्यान समझिए, जैसे मान लेते हैं भाई मेरा दोनों बराबर है, ठीक है, यानी जितना AC कंपोनेंट है उतना ही मैग्नीट्यूड का DC कंपोनेंट भी है, तो भाई दोनों को अगर हम लोग काटते तो क्या आएगा, 1 आएगा, रेशियो 1 आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे, मान लेते हैं भाई इस बार जो है मेरा AC कंपोनेंट जो है बड़ा है एज कम्पेयर टू DC कंपोनेंट, तो सीधी सी बात है कि भाई न्यूमरेटर मेरा बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर मेरा छोटा है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, है ना, यानी 1 से बड़ा होगा भाई। यहाँ पे लिख देता हूँ, तो बस आप दिमाग में रखिए भाई, ठीक है ना। AC कंपोनेंट अगर बड़ा है DC का तो भाई ग्रेटर देन 1 होगा, दोनों बराबर होंगे तो भाई 1 के बराबर होगा। और नेक्स्ट केस भाई इस बार जो है AC कंपोनेंट क्या है मेरा छोटा एज कम्पेयर टू DC कंपोनेंट में, तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई 1 से कम आएगा, लेस देन 1 आएगा। तो मुझे एक चीज़ बताइए, रिपल फैक्टर जो है कौन सा बढ़िया रहेगा हम लोग के लिए रेक्टिफायर को ध्यान में रखते हुए। सीधी सी बात है भाई, ये थर्ड केस है ना, थर्ड केस, फर्स्ट केस भी लिख देते हैं IAC इक्वल टू IDC के बराबर, तो भाई ये वाला केस मेरा सबसे बढ़िया रहेगा ना। और क्योंकि भाई हम लोग चाहते ही हैं कि भाई मेरे को आउटपुट में क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा DC कंपोनेंट मिले, और अगर आपका DC कंपोनेंट ज़्यादा है AC कंपोनेंट के मुकाबले, इसका मतलब क्या, जो रिपल फैक्टर आएगा यानी इसका जो रेशियो होगा भाई इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा बड़ा है और न्यूमरेटर मेरा छोटा है, इसका मतलब क्या, हमेशा लेस देन 1 आएगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग आएगा ना, समझ में आया बात को। अगर 0 आ जाता है भाई तो 0 आएगा, इसका मतलब क्या, बहुत ही बढ़िया है एक तरीके से। 0 कब आएगा, जब मेरा ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाए 0, क्योंकि 0 बाय समथिंग करेंगे तो भाई ओवरऑल 0 ही आएगा। तो रिपल फैक्टर का वैल्यू 0 होगा, इसका मतलब क्या, सबसे बेस्ट है। इसका मतलब क्या भाई, AC कंपोनेंट एक तरीके से पूरा का पूरा एब्सेंट हो चुका है ना। अगर 1 आएगा तो भाई आप कहेंगे दोनों बराबर है, 1 से बड़ा आएगा, इसका मतलब क्या भाई AC कंपोनेंट बड़ा है DC कंपोनेंट के मुकाबले, समझ में आया। तो हम लोग हमेशा क्या चाहेंगे भाई, मेरा रिपल फैक्टर क्या हो, 0 के नजदीक हो, क्लोज टू 0 हो। तो वही लिखा हो भाई, द स्मॉलर द रिपल फैक्टर, जितना स्मॉल होगा, मतलब जैसे मान लो 0 हो गया, रिपल फैक्टर अगर 0 हो गया है ना, या फिर कहीं क्लोज टू 0 है, तो वही लिखा था स्मॉलर द रिपल फैक्टर द लेसर द इफेक्टिव AC कंपोनेंट, मतलब रिपल फैक्टर कम है, इसका मतलब क्या भाई, AC कंपोनेंट जो है उसमें और कम हो चुका है, यानी पहले से कम है, ठीक है। एंड हेंस मोर इफेक्टिव इज द रेक्टिफायर। सीधी सी बात भाई, रिपल फैक्टर कम हो गया, इसका मतलब क्या, आप क्या समझ रहे, रिपल फैक्टर कम होने का मतलब क्या भाई, जो AC कंपोनेंट है वो बहुत ही कम है, और AC कंपोनेंट कम है, इसका मतलब क्या भाई, मेरा रेक्टिफायर आउटपुट में ज़्यादा से ज़्यादा DC दे रहा होगा, और जितना ज़्यादा DC देगा उतना ही ज़्यादा हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, ये रेक्टिफायर इफेक्टिव होगा। तो इस तरीके से आपको तोड़ के समझना है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं भाई कि जो हम लोग का हाफ वेव रेक्टिफायर है और जो फुल वेव रेक्टिफायर है, इसमें कितना रिपल फैक्टर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे लिखा है ना मैथमेटिकल एनालिसिस। तो भाई देखिए, हम लोग
आप लिखा ना, द आउटपुट करंट ऑफ अ रेक्टिफायर कॉन्टेंट डीसी एज वेल एसी कॉम्पोनेंट, सही बात है। अब जो रेक्टिफायर है भाई इसमें दोनों कंसिडर कीजिए, हाफ वेव भी और फुल वेव भी। द अनडिजायर्ड एसी कॉम्पोनेंट, ये तो भाई एसी कॉम्पोनेंट हम लोग को चाहिए ही नहीं, है ना। इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा भाई, अब फ्रीक्वेंसी हम लोग देखा था भाई, है ना, हार्मोनिक्स बोल रहे थे ना उसको, एसी कॉम्पोनेंट मतलब हार्मोनिक्स बोल रहे थे भाई, ठीक है। तो डबल भी हो सकता है, मतलब डिपेंड करता है भाई। जैसे फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल का क्या होगा, जो आपका एक्चुअल वेव का फ्रीक्वेंसी होगा वही आपका फंडामेंटल का भी होता है। अगर हम लोग सेकंड हार्मोनिक की बात करें भाई तो फंडामेंटल का आपका डबल हो जाएगा, थर्ड की बात करें तो ट्रिपल हो जाएगा, है ना। तो उस चीज़ को आप समझिए, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एंड इज कॉल्ड द रिपल, ठीक है। मतलब ये एसी कॉम्पोनेंट जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग रिपल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, इट इज़ अ फ्लक्चुएशन सुपर इम्पोज्ड ऑन द डीसी, मतलब ये डीसी और एसी दोनों जोड़ने पे। तो ये तो अभी आप छोड़ दीजिए इसको, यहाँ पे आते हैं हम लोगों ने भाई जब फूरियर पढ़ा था तो वहाँ पे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स वेव का या फिर कहिए इसी को हम लोगों ने क्या बोला, पीरियोडिक एंड नॉन साइनोसोडियल, है ना। इस तरीके का अगर आपके पास वेव फॉर्म है तो हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वेव है। और कॉम्प्लेक्स वेव का मैंने आपको आरएमएस वैल्यू निकालना सिखाया था, अगर आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवीजन करवा दे रहा हूँ। देखिए भाई, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज जो है ना, 1 घंटा 35 मिनट का लेक्चर होगा भाई, उस लेक्चर को आप देखिए, ठीक है। उसमें बताया गया था आरएमएस वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेव हम लोग कैसे निकालते हैं, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जो हम लोग का फाइनल इक्वेशन आया था, ये आया था भाई, ये देखिए, ये था हम लोग का आई आर एम एस करंट के लिए, और ये हम लोग का फॉर्मूला था वोल्टेज के लिए, जहाँ पे आई नोट क्या है, डीसी टर्म है, I1 I2 I3 ये सब क्या है हम लोग का, ये हम लोग का भाई करंट है। और किस में है हम लोग का I1 I2, ये आरएमएस वैल्यू भाई, ये सब I1 I2 I3 सब आरएमएस वैल्यू होता है, क्लियर हुआ। तो भाई यही फॉर्मूला हम लोग का यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई किया गया है कि भाई हम लोग का जो आरएमएस वैल्यू होगा, है ना, रेक्टिफायर का जो आउटपुट वेवफॉर्म है उसका, अब इसमें दोनों लेके चल सकते हैं भाई, हाफ वेव भी फुल वेव भी। तो उसमें क्या हो जाएगा आपका आई आर एम एस क्या हो जाएगा, रूट ओवर डीसी करंट का स्क्वायर प्लस एसी करंट का स्क्वायर, समझे। और ये आई आर एम एस के बराबर होगा। तो भाई मुझे यहाँ से आई एसी का वैल्यू चाहिए, क्योंकि रिपल फैक्टर क्या पढ़ा आपने, रिपल फैक्टर क्या पढ़ा, रेशियो किसका, आई एसी अपॉन आई डी सी का। तो भाई मुझे पहले एसी तो निकालना पड़ेगा ना, तो एसी यहाँ से निकाल सकते हैं, इस रूट को उधर भेजेंगे तो भाई इस पर स्क्वायर चढ़ जाएगा, है ना, फिर इधर भेजेंगे, तो उसको बस सॉल्व किया गया आप लोगों ने। तो रूट को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा आई डी सी का स्क्वायर प्लस आई ए सी का स्क्वायर। तो भाई यहाँ से आई ए सी का वैल्यू आएगा, आई ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई डी सी का स्क्वायर, और उधर स्क्वायर में तो रूट चढ़ जाएगा, यही तो निकाला है। तो आई ए सी का भाई वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया यहाँ से। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, दोनों साइड में भाई, दोनों साइड में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं किससे, आई डी सी से। तो इधर क्या हो जाएगा आई ए सी अपॉन आई डी सी, और इधर क्या हो जाएगा 1 बाय आई डी सी, समझ में आया। और हम लोग को पता है आई ए सी अपॉन आई डी सी क्या होता है, इसी को तो हम लोग रिपल फैक्टर बोलते हैं भाई। तो इसको मैं रिपल फैक्टर लिख सकता हूँ, बोलिए क्या आ जाएगा, रिपल फैक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, इतने के बराबर आएगा 1 बाय आई डी सी इंटू इतना, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहे हैं भाई। हम लोग को पता है कि ये जो आई डी सी है, इसको अगर हम लोग अंदर लेके जाते हैं, रूट के अंदर अगर लेके जाते हैं भाई, तो पूरा डिजाइनिंग हो गया ना भाई, बस ठीक है। इसको अगर आप अंदर लेके जाएंगे तो सीधी सी बात भाई, रूट के अंदर लेके जाना ना तो अपने आप स्क्वायर चढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता है जैसे रूट ओवर आई डी सी का स्क्वायर लिखेंगे तो भाई स्क्वायर रूट में चढ़ा हुआ, तभी तो भाई इसका वैल्यू क्या आएगा, आई डी सी के बराबर होगा। समझ में बात को, इसका मतलब क्या, ये जो आई डी सी है इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे हम लोग करते हैं, ये वाला जो स्टेप है ना इधर लेके आते हैं, ये जो आई डी सी भाई इसको मैं इसके बराबर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, रूट ओवर आई डी सी का स्क्वायर, है ना, इधर जो आपका है इनटू क्या है आपका आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी सी, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई मैं इसको अंदर लेके जाना चाहता हूँ, तो अंदर लेके जाएंगे तो सीधी सी बात है, क्योंकि भाई अपने आप में रूट चढ़ा हुआ ना, तो क्या हो जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा रूट में ही है ना, तो होल रूट डाल देते हैं भाई, होल रूट डाल देते हैं, इस पर अपने आप रूट चढ़ा हुआ है, तो आई डी सी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, भाई होल रूट कर दिया ना, इसमें तो पहले से रूट चढ़ा हुआ था तो ये कट जाएगा,
कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, IRMS बटा IDC का होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया? ये फॉर्मूला कैसे आया, सो मॉडिफिकेशन किया हो बस। तो ये हम लोग का रिपल फैक्टर का एक तरीके से जनरल इक्वेशन आ गया भाई। अब हम लोग बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में भाई अगर आपको याद होगा तो हम लोग का जो DC वैल्यू आया था, जो हम लोगों ने A0 बोला था, कितना आया था, A/2 आया था। फिर A मेरा मैक्सिमम वैल्यू था, जिसको हम लोग Vm/2 बोल सकते हैं। अगर वोल्टेज की बात करें तो अगर वही करंट का दिया हुआ तो भाई Im/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा A0 का वैल्यू आया ना। और ये जो IDC है, एक मिनट भाई, ये है ना IDC, एक मिनट भाई, हम लोग का जो DC वैल्यू आया था ये Vm/π आया था ना हाफ वेव में, ठीक है, Vm/π। या फिर आपको वैसे भी याद होना चाहिए भाई, हाफ वेव रेक्टिफायर का जो एवरेज वैल्यू होता है कितना होता है, Vm/π, या फिर इसे हम लोगों ने बोला था A/π। समझ में आया? और अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर का फूरियर एक्सपेंशन देखेंगे जाकर के, अगर आपने नोट्स बनाया होगा भाई, तो वहाँ पे, एक मिनट भाई मैं आपको बता दे रहा हूँ कितना होगा। जो Bn था ना, Bn आपका 0 आया था भाई, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ An वैल्यू प्रेजेंट होगा। बिल्कुल सही है, Bn का वैल्यू भाई 0 होगा और An का वैल्यू भाई आएगा आपका सिर्फ और सिर्फ, तो An का आप देख लीजिएगा, An का जो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे, ये जो निकाला है ना, देखिए ये जो वैल्यू आया है, हम लोग का जो इक्वेशन था भाई क्या था, A0 प्लस FT n = 1 to ∞, यहाँ पे था An cos n ओमेगा t प्लस समेशन n = 1 to ∞ Bn इंटू साइन n ओमेगा t, ठीक है। तो Bn का जो वैल्यू था भाई ये 0 था, ठीक है, किसके लिए, n इज ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है ना, यानी 2 3 4 5 रखेंगे तो हर जगह ये 0 आएगा। लेकिन Bn का वैल्यू अगर आप 1 के बराबर रखते हैं, यानी यहाँ पे n = 1 रखेंगे भाई, तो इसका हम लोगों ने एक सेपरेट इंटीग्रेशन किया था ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू आया था ये आया था आपका A/2 कहने मतलब क्या, Vm/2 भाई। तो यहाँ पे मतलब जरूरी नहीं भाई कि सारे के सारे कंपोनेंट्स को लेकर के चले आप, ठीक है। तो इसमें DC टर्म ये ले लिया गया है और इसमें Bn का सिर्फ और सिर्फ एक टर्म लिया गया B1, ठीक है ना। तो An को भी लेके चल सकते थे, लेकिन भाई यहाँ पे इजी रखना है ना, सिंपल कैलकुलेशन रखने के लिए भाई सिर्फ और सिर्फ Bn के वैल्यू को लेके चला गया है और आपका जो DC वैल्यू इसको लेके चला गया है। तो इनको दोनों का रेशियो लेना भाई, क्योंकि हम लोग पता है रिपल फैक्टर क्या होता है, IAC/IDC, तो इसका आप रेशियो ले लीजिए। तो रेशियो लेंगे या फिर कहीं जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला प्रूफ किया ना, ये वाला, इसमें आप डायरेक्ट डाल दीजिए भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट डाला गया है, ठीक है। ऊपर में आपका AC हो गया Im/2 और नीचे में आपका DC वैल्यू हो गया। तो सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 1.21 आ गया भाई। अब देख रहे हैं कि भाई ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, इसमें भाई आपका जो AC कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत ज़्यादा है। और बहुत ज़्यादा इसका मतलब क्या है, इसमें DC कंपोनेंट कम होगा, इसका मतलब क्या, ये मेरे लिए इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर को कभी भी यूज़ नहीं करते भाई, लिखा ना, देयरफॉर हाफ वेव रेक्टिफायर इज इनइफेक्टिव फॉर कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC। अब आते हैं हम लोग फुल वेव पे। तो फुल वेव का भाई जो DC वैल्यू होता है, फिर जो एवरेज वैल्यू होता है इसी के बराबर होता है। हम लोग आता है 2A/π, जहाँ पे ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू था तो हम लोग लिख सकते हैं 2Im/π, समझे। तो ये DC वैल्यू हो गया। और जो हम लोग का AC वैल्यू भाई उसमें का एक कोई टर्म लेके चला गया यहाँ पे, ठीक है ना, Im/√2। तो इसका आप लगा लीजिए फॉर्मूले पे, आ गया कितना, 0.485, यानी ये भाई 0 के बहुत नज़दीक है ना। या फिर कहिए हाफ वेव से अगर आप कंपेयर करते भाई तो सीधी सी बात है, मेरा फुल वेव ज़्यादा बेटर है ना, इसमें ज़्यादा एक तरीके से DC वैल्यू है एज कम्पेयर टू AC वैल्यू के मुकाबले, है ना। तो इसलिए हम लोग जब भी कन्वर्ट करेंगे AC टू DC तो हमेशा कौन सा यूज़ करेंगे, फुल वेव रेक्टिफिकेशन भाई। क्लियर हो गया। तो रिपल फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होता है भाई, ये चीज़ आपको समझ में आएगा। तो रिपल फैक्टर जब भी आपसे पूछता है इंटरव्यू में क्या होता है, तो आप सीधे सीधे बताएंगे भाई कि जो भी हम लोग को आउटपुट वेवफॉर्म मिल रहा है रेक्टिफायर से, उसमें कितना एक तरीके से AC टर्म प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू DC, या फिर कहिए DC के कंपेयर में AC कितना एक तरीके से उसमें प्रेजेंट है, वो एक तरीके से हम लोग का रिपल फैक्टर बताता है भाई। अब हम लोग आते हैं अपने फिल्टर सर्किट्स के ऊपर। रिपल फैक्टर कंप्लीट हो गया। अब फिल्टर सर्किट क्या होता है इस पे आते हैं भाई, और जो हम लोगों ने पढ़ लिया ना उसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो फील करके आपको समझना होगा भाई,
ठीक है। तो जब हम लोगों ने फूरियर सीरीज स्टार्ट किया था भाई, उसी समय मैंने आपको फर्स्ट पैराग्राफ समझा दिया था भाई, अ रेक्टिफायर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस प्योर डीसी सप्लाई, है ना। हम लोग को रेक्टिफायर या फिर रेक्टिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि भाई एसी को हम लोग प्योर डीसी में कन्वर्ट कर सकें, लेकिन भाई पॉसिबल नहीं हो पाता है। हम लोग को जो आउटपुट वेवफॉर्म मिल रहा है उसमें क्या है, एक तरीके से कुछ ना कुछ एसी टर्म प्रेजेंट है ना। तो वही लिखा है ना, हाउएवर द आउटपुट ऑफ अ रेक्टिफायर हैज अ पल्सेटिंग कैरेक्टर, यानी जो डीसी मिल रहा है वो इस नेचर का है भाई, पल्सेटिंग नेचर है। और पल्सेटिंग मतलब क्या, इसमें डीसी टर्म तो है लेकिन साथ ही साथ एसी टर्म भी मिक्स है भाई। तो वही लिखा है कि भाई इसके अंदर एसी और डीसी दोनों एक तरीके से प्रेजेंट हैं। द एसी कॉम्पोनेंट इज अनडिजायरेबल, ये नहीं चाहिए हम लोग को, और इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लोड तक जाने से पहले इसको बाहर निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, फिर फिल्टर करना पड़ेगा। तो भाई ऐसा करने के लिए हम लोग को एक डिवाइस बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं फिल्टर सर्किट्स। तो वही फिल्टर सर्किट इज यूज्ड टू रिमूव द एसी कंपोनेंट एंड अलाउ ओनली द डीसी कंपोनेंट टू रीच द लोड। अब आगे बढ़ते हैं। तो यह फिल्टर सर्किट एक डिवाइस है जो कि एसी कंपोनेंट को रिमूव करता है भाई, ठीक है ना, क्लियर हो गया। लेकिन डीसी कंपोनेंट को ही अलाउ करेगा, यानी आप कह सकते हैं एसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देगा और डीसी को एक तरीके से पास होने देगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिल्टर सर्किट शुड बी इंस्टॉल्ड बिटवीन, सीधी सी बात है, फिल्टर सर्किट हम लोग कहाँ लगाना पड़ेगा, ये हम लोग का इधर मान लो रेक्टिफायर है भाई, ओके रेक्टिफायर हो गया। तो रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिल रहा है भाई, इसमें आपका कुछ इस तरीके पल्सेटिंग डीसी है ना, और इधर मान लेते हम लोग कहीं पे लोड है, ये लोड लगा हुआ है। तो सीधी सी बात है भाई, जो आउटपुट यहाँ पे दिया जा रहा है ना रेक्टिफायर आउटपुट, तो भाई इसके बीच में लगाना पड़ेगा ना हम लोग को, ठीक है। तो वही है, एसी कंपोनेंट फिल्टर हम लोग को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से एसी कंपोनेंट फिल्टर हो जाएंगे तो लोड तक क्या बचेगा, प्योर डीसी बचेगा भाई। तो ये सब ब्लॉक डायग्राम हम लोगों ने समझ लिया था। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने फिल्टर को। तो फिल्टर को स्टार्ट करने से पहले भाई, क्योंकि सबसे पहला फिल्टर है कैपेसिटर फिल्टर, तो थोड़ा सा कैपेसिटर का मैं आपको यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल समझाता हूँ भाई। कैपेसिटर कुछ नहीं होता भाई, आपका दो प्लेट्स होते हैं, ओके इस तरीके का आप इमेजिन कीजिए, दो मेटल के प्लेट्स होते हैं भाई, और ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे रहते हैं और हम लोग यहाँ से सप्लाई देते हैं। क्लियर हो गया। तो भाई हम लोग को पता है, और बीच में हम लोग का डायरेक्टर या फिर एयर हो सकता है, तो हम लोग को पता है भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। तो जैसे हम लोगों ने स्विच क्लोज किया, क्योंकि मैंने आपको बताया था भाई कि डीसी में आपका कैपेसिटर काम करेगा सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिएंट पीरियड में, जब आप स्विच को ऑन कर रहे हैं। तो भाई स्विच ऑन करने से पहले इमेजिन कीजिए, स्विच ऑन करने से पहले क्या होगा, ये प्लेट भी न्यूट्रल, ये प्लेट भी न्यूट्रल। इसका मतलब जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, इसमें भी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, मतलब जितना प्रोटॉन उतना ही आपका न्यूट्रॉन है भाई। लेकिन जैसे आपने स्विच क्लोज किया तो भाई यहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो सीधी सी बात है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचेगा अपने तरफ। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक तरीके से निकलना स्टार्ट होगा। अब एक और क्वेश्चन है, अब देख रहे हैं भाई कि ये अपने आप में क्या है, ओपन सर्किट है ना भाई, क्योंकि दोनों के बीच में तो डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है। तो ओपन सर्किट होते हुए भी करंट कैसे फ्लो हो जा रहा है, क्योंकि भाई यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब क्या है, इसको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा ना, समझ में आया। तो ये चीज़ थोड़ा सोचिए भाई, पहले आप समझिए वर्किंग प्रिंसिपल पे आइए। भाई जैसे ही हम लोग स्विच क्लोज किया तो भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा। जैसे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे हम ये बात कर रहे हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रॉन की भाई पॉजिटिव टर्मिनल है ना, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। तो ये धीरे धीरे यहाँ से ये खींच रहा है इसको, ठीक है। और जैसी बैटरी के पास है तो बैटरी में जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ से करके अब यहाँ पे एक तरीके से इसको दे देगा, ये यहाँ पहुँच गया भाई। क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो भाई जब भी कोई मटेरियल या फिर कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर क्या होता है, एक प्लस चार्ज आता है। एक प्लस चार्ज मैंने दिखा दिया। और क्योंकि भाई ये पहले से तो न्यूट्रल था, लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, यानी इसका मतलब क्या है भाई, इस पर एक नेगेटिव चार्ज बन गया होगा। यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज दिखा दे रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस में क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, है ना, क्योंकि बैटरी मेरा बहुत पावरफुल है भाई, सही, ठीक है। तो ये ऐसे निकल करके इस तरीके से फिर से यहाँ पे जमा होगा भाई। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, क्योंकि भाई ये पहले से ही नेगेटिव है, एक नेगेटिव चार्ज आ गया ना भाई इसके ऊपर, और एक और इलेक्ट्रॉन को आप इसके अंदर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई ये पहले से नेगेटिव प्लेट है, एक और नेगेटिव ला रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात है रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, बोलिए। ये नेगेटिव प्लेट इस नेगेटिव चार्ज को अभी भी अपने पास आने नहीं देगा भाई, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल करते हैं। लेकिन बैटरी क्योंकि मेरा ताकतवर है, ये बैटरी क्या कर रहा है, ये जबरदस्ती धक्का देता है भाई, जबरदस्ती एक फोर्स लगाया हुआ ना, बैटरी यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स का काम करता है। तो क्योंकि मेरा बैटरी बहुत पावरफुल है, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस पे जबरदस्ती घुसा देगा, यानी धक्का दिए एक तरीके, ऐसा समझिए आप, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है भाई,
बैटरी ने इसके ऊपर एक फोर्स लगा रखा है इस तरीके से, ठीक है, कि यहीं पे बैठा रहो चुपचाप। तो भाई क्योंकि इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ चुका है तो भाई इस पर एक और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन और लूज किया तो भाई एक और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरीके से मान लेते भाई मेरा एक और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है, बैटरी ने तीसरे इलेक्ट्रॉन को खींचा ये इस तरीके जाते हुए। अब ध्यान समझिए, क्योंकि भाई अब यहाँ पे पहले से ही ये 2 नेगेटिव चार्ज है, अब ये एक और नेगेटिव चार्ज को लेके जाएंगे तो क्योंकि भाई ये पहले से ज़्यादा नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया बोलिए, तो भाई इस इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर एक तरीके से ले जाना, इसका मतलब क्या, बैटरी को और ताकत लगाना पड़ेगा, समझ में आया, क्योंकि भाई पहले से वो ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन क्योंकि बैटरी ताकतवर है तो भाई इसको क्या करेगा, फिर से इसको धकेल देगा, यानी इसको कहेगा चुपचाप बैठे रहो, तो भाई एक नेगेटिव चार्ज और आ जाएगा और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लूज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और आ जाएगा इसमें, है ना। तो इस तरीके से इमेजिन कीजिए भाई कि 4th इलेक्ट्रॉन यानी एक और इलेक्ट्रॉन निकला फिर से, तो आप समझिए भाई जितना ज़्यादा यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन डालने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है बैटरी को एक तरीके से ताकत लगाना पड़ेगा। और बैटरी ताकत किस तरीके से लगाता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, समझ में आया। तो एक ऐसा भी तो टाइम आएगा भाई कि जैसे मान लेते हैं आप, जैसे इस तरीके से मान लेते हैं 900 इलेक्ट्रॉन ट्रैवल हो चुके हैं, ठीक है ना, यहाँ से निकल कर यहाँ से। अब मान लेते भाई हम लोग 901 वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको एक तरीके से यहाँ से खींच के यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं, यानी यहाँ पे जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पहले से नेगेटिव चार्ज हो चुका है, इसमें बहुत सारा हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया और ये बहुत ज़्यादा पहले से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज किया तो भाई इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, है ना। तो आप समझिए भाई जो 901 इलेक्ट्रॉन होगा, अब क्योंकि भाई ये पहले से बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है तो भाई इस बार जो है इसके अंदर इसको बनाए रखने के लिए बैटरी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग को पता है भाई कि जो बैटरी है वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, W/Q भाई, है ना, यानी एक यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से उठाने के लिए, यानी इन्फिनिटी पॉइंट से उठा करके एक इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो भी वर्क डन करना पड़े, इसलिए तो हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। तो भाई अब वोल्टेज के पास उतना ताकत नहीं है, फिर कहीं उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कि इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर सके, इसमें घुसा सके, है ना। तो अब आप कहेंगे कि भाई अब जो है ये बैटरी के पास इतना ताकत नहीं रहा कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक तरीके से खींचा जाए, क्योंकि भाई देखिए यहाँ पे वही चीज़ है कि भाई अगर मान लेते हैं आप यहाँ पे 901वां इलेक्ट्रॉन खींचना चाहते हैं तो क्योंकि भाई ये पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है ना, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो भाई ये पॉजिटिव प्लेट और ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बना होगा कि नहीं बना, बोलिए। हाँ, तो बैटरी अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है भाई, तो बैटरी को उतना ही ताकत लगाना पड़ेगा जितना ताकत इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक तरीके से बनाए रखने में लगाना पड़ेगा, समझे। तो दोनों प्लेट पे भाई बैटरी को क्या करना पड़ रहा है, ताकत लगाना पड़ रहा है। तो भाई बैटरी का भाई मान लेते हैं उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मतलब ये समझिए 12 वोल्ट का बैटरी था भाई, तो जितना इलेक्ट्रॉन को इसने खींचना खींच लिया, अब इसको इतना ताकत नहीं भाई कि फर्दर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से खींच सके और इसमें जमा कर सके, है ना। तो अब कहेंगे कि भाई अब ये जो है मेरा फुल्ली चार्ज हो चुका है, क्योंकि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला था तो भाई सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन का निकलने का मतलब क्या, भाई यहाँ से करंट फ्लो हो रहा होगा, समझे। और करंट फ्लो हो रहा होगा इसका मतलब क्या, फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तभी तो भाई यहाँ पे चार्ज बिल्डअप हो रहा है, धीरे धीरे नेगेटिव हो रहा है, धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है, समझ में आया। तो इस तरीके से भाई काम करता है। अब यहाँ से क्योंकि फुली चार्ज हो चुका है तो भाई जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल क्या इसके क्रॉस हो जाएगा। अब यहाँ से डिस्कनेक्ट करते हैं, तो भाई इसको डिस्कनेक्ट कर देंगे तो अभी भी मेरा कैपेसिटर क्या रहेगा, चार्ज ही रहेगा, क्योंकि भाई जो जबरदस्ती आपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा किया था बैटरी के थ्रू एक्सटर्नल वर्क डन करके, उसको निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा ना, ये वापस से अपने पुराने पोजीशन पे जाना चाहता है, यानी इस प्लेट पे आना चाहता है। कैसे जाएगा, बीच में तो भाई इंसुलेटर है यानी डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, इधर से तो जाएगा नहीं, तो जब भी जाएगा तो ऐसे ही जाएगा, लेकिन बीच में वायर एक तरीके से ब्रेक डाउन हो रखा है। तो अभी अगर यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं तो इस केस में क्या हो गया, सर्किट कंप्लीट हो गया। तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो जबरदस्ती आपने यहाँ पे धकेल के रखा हुआ था वो सारा सा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस तरीके से फ्लो करके फिर से वापस अपने पुराने पोजीशन में जाएगा भाई, ठीक है, यानी अपने लोअर एनर्जी स्टेट में जाएगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बल्ब के फिलामेंट से होकर जा रहा है तो बल्ब मेरा ग्लो करता है। तो अब कहेंगे भाई कि ये मेरा चार्ज कैपेसिटर था, समझे। तो इस तरीके से आपका कैपेसिटर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है भाई, और ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिएंट पीरियड में होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डीसी सोर्स लगाया हुआ था। जब एक बार ये फुली चार्ज हो गया तो भाई यहाँ पे क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल यहाँ के क्रॉस भी आ गया 12 वोल्ट। तो हम लोग को पता है भाई अगर ये पूरा का पूरा पोटेंशियल यहाँ बन गया ऐसा तो क्या कि भाई कोई भी करंट फ्लो नहीं हो, क्योंकि वोल्टेज रेफरेंस खत्म हो गया ना, 12 वोल्ट माइनस 12 वोल्ट 0 वोल्ट का, तो 0 वोल्ट पे कोई करंट फ्लो होता नहीं भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ओपन सर्किट हो जाता है, ठीक है ना। और वही इंडक्टर तो भाई आपका ओम्स लॉ पे काम करता है, तो पता होना चाहिए आपको पहले से। अब हम लोग आते हैं फिल्टर के ऊपर भाई। तो देखिए लिखा है ना, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिल्टर सर्किट्स आर कैपेसिटर फिल्टर, यानी कैपेसिटर फिल्टर होता है, चोक फिल्टर, चोक को हम लोग भाई प्रैक्टिकल लैंग्वेज में इंडक्टर बोलते हैं, ठीक है।
और इंडक्टर क्या होता है, कुछ नहीं, कॉइल होता है भाई, सेवरल टर्न्स का, फ्यू टर्न्स का, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर बात किया गया भाई, फिल्टर्स यानी कैपेसिटर फिल्टर, इंडक्टर टाइप फिल्टर हो गया, या फिर कहिए मिक्सचर भी होता है इंडक्टर और कैपेसिटर का। तो पहले देखते हैं भाई कैपेसिटर फिल्टर कैसे काम करता है। तो पहले हम लोग फिगर इसका देखते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये हम लोग का कैपेसिटर फिल्टर, यानी ये मेरा इस तरीके का आउटपुट दिया गया भाई इसमें, है ना, इसमें मतलब ये जो भी आउटपुट निकल रहा है रेक्टिफायर से, इसका इनपुट बनेगा, यहाँ पे बीच में उन्होंने कैपेसिटर लगा दिया है और यहाँ पे हम लोग का लोड लगा हुआ भाई। अब ध्यान समझिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई हम लोग जैसे यहाँ पे अभी हम लोग ये हाफ साइकिल के ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, ये जो हाफ साइकिल है, तो भाई जैसे ही हम लोग का, क्योंकि भाई 0 वोल्ट से स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे मान लेते हैं इस तरीके से बिल्डअप हो रहा है। समझते क्या कि भाई इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे राइज हो रहा है, यानी बढ़ रहा है भाई। तो बढ़ रहा है इसका मतलब क्या, अभी जस्ट देखा हम लोगों ने कि भाई ये वाले फिगर में आप देखें ना, जैसे मान लेते हैं अपने यहाँ पे पहले लगाया था 2 वोल्ट, तो 2 वोल्ट के हिसाब से मान लेते 10 इलेक्ट्रॉन खींच के इसने इसको दे दिया। अब मान लेते भाई आपने लगा दिया 6 वोल्ट, यानी वोल्टेज हम लोग बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। तो अब क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, तो भाई यहाँ से मान लेते हैं 20 इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया, क्योंकि भाई वोल्टेज बढ़ा मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को खींचने का ताकत इसका बढ़ते जा रहा है। फिर मान लेते हैं 6 वोल्ट की जगह अभी 12 वोल्ट लगा दिया, इसका मतलब क्या, और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ये, यानी जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा और यहाँ पे एक तरीके जमा होते जाएगा। और आप कहेंगे भाई ये धीरे धीरे इस पर चार्ज बिल्डअप होते चला जाएगा उतना ही तेजी से, और जितना चार्ज बिल्डअप होगा आप कहेंगे भाई उतना ही ज़्यादा इसके क्रॉस पोटेंशियल बढ़ते चला जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है भाई, कि अगर आप हाफ यानी यहाँ से लेके यहाँ तक देखते तो भाई वोल्टेज मेरा धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। तो क्या भाई कैपेसिटर के क्रॉस जो चार्ज हो रहा होगा वो बढ़ते चला जा रहा होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट बन रहा होगा, एक नेगेटिव प्लेट बन रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि भाई वोल्टेज जो है मेरा कुछ समय के बाद ये धीरे धीरे गिरेगा, है ना भाई, मैक्सिमम के बाद आपका ये गिरेगा ही ना एक तरीके से। तो जब ये डाउन हो रहा है भाई, ध्यान समझिए, जब ये नीचे गिरना स्टार्ट हो रहा है तो इस केस में देखिए क्या होगा, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, 12 वोल्ट से धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो 12 वोल्ट से अगर आप धीरे धीरे कम कर रहे हैं, मतलब 12 वोल्ट से मैंने कर दिया इसको 10 वोल्ट पे। तो मुझे बताइए भाई कि 12 वोल्ट के कारण या फिर 12 वोल्ट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, जिसके कारण यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती अपने घुसा रखा होगा, या फिर यहाँ पे जो आया होगा भाई, यानी उसको धकेल करके रखने का जो ताकत लगा रहा था भाई 12 वोल्ट के कारण, या फिर जो 12 वोल्ट के चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, अब क्योंकि भाई 12 वोल्ट है नहीं ना, अब तो भाई अब 10 वोल्ट, इसका मतलब क्या, इन पे जो पहले से इसको ऐसे धक्का दे करके इसमें बनाए रखा हुआ था, अब तो भाई कम हो गया ना, क्योंकि 10 वोल्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहां से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल जाएंगे भाई, क्योंकि अब जो है, क्योंकि भाई पहले से नेगेटिव है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर बनाए रखना भाई बहुत मुश्किल है ना, समझ में आ रहा बात, क्योंकि प्लेट नेगेटिव है और ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो रिपेल कर रहा होगा ना हमेशा। तो इसको इसी पोजीशन पे बनाए रखने के लिए बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन लगा रहा था, ये 12 वोल्ट की चलते, लेकिन भाई 12 वोल्ट से अब 10 वोल्ट कर दिया आपने, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गया, लेकिन भाई ये प्लेट जो है आपका पहले जितना ही नेगेटिव है ना भाई, समझे, तो ज़्यादा ताकत लगाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन अब ये धीरे धीरे ऐसे होकर के ऐसे आएगा, वापस से अपने पुराने पोजीशन पे आएगा, समझे। यानी आप क्या कहेंगे कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे पहुंच रहा है, इसका मतलब क्या कि भाई ये धीरे धीरे कम चार्ज होगा, कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना, तो मान लेते 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ से हटा देते हैं, और क्योंकि भाई 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जमा हो जाए, 2 पॉजिटिव चार्ज भी हटा देते हैं। इसका मतलब क्या, कैपेसिटर मेरा डिस्चार्ज हो रहा है भाई, पहले जितना चार्ज बिल्डअप हो रखा था उतना चार्ज बिल्डअप नहीं हो रहा है, ये कमते जा रहा है इसका चार्ज। क्लियर हुआ। तो जैसे ही हम लोग का मैक्सिमम के बाद ये वोल्टेज जब नीचे गिरना स्टार्ट होगा भाई, एक मिनट, ठीक है, यहाँ तक तो भाई फुल्ली चार्ज हुआ, लेकिन यहाँ से जैसे ही गिरेगा, ये मेरा Vm है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम लोग का गिर रहा है ये वोल्टेज। तो वोल्टेज गिरना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो जबरदस्ती दिया था वापस अपने पुराने पोजीशन पे आएगा। तो भाई मेरा ये चार्ज मतलब कैपेसिटर जो है डिस्चार्ज हो रहा है। तो अभी थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं, हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। देखिए क्या बोला, जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो तो भाई इस डायग्राम के बारे में बस कंस्ट्रक्शन समझा दिया, भाई है क्या, ये पूरा कंस्ट्रक्शन समझा दिया, लिखा ना, टिपिकल कैपेसिटर फिल्टर सर्किट दिखाया गया फिगर में, इट कंसिस्ट ऑफ अ कैपेसिटर C प्लेस्ड अक्रॉस द, ठीक है, ये सब दिखा दिया।
ठीक है भाई। तो अभी हम लोग उसका वर्किंग देखते हैं कैसे ये काम कर रहा है। इसके लिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं। नहीं, क्या बोल रहा है, कैपेसिटर इज चार्ज टू द पीक वैल्यू Vm ऑफ द रेक्टिफायर वोल्टेज, यानी यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो भाई मेरा कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ द रेक्टिफायर वोल्टेज स्टार्ट टू डिक्रीज, यानी रेक्टिफायर वोल्टेज मतलब क्या, इधर से जो वोल्टेज दिया जा रहा है तो भाई यहाँ से देखिए गिरना स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये भाई वोल्टेज मेरा डिक्रीज हो रहा है। एज दिस अकर, यानी जैसे ही वोल्टेज गिरना स्टार्ट होगा द कैपेसिटर डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर डिस्चार्ज थ्रू द, अब डिस्चार्ज हो रहा है इसका मतलब क्या भाई, डिस्चार्ज कैसे होगा, डिस्चार्ज होने का मतलब क्या भाई कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठे हुए थे या फिर जबरदस्ती यहाँ पे बैठाया गया था वोल्टेज या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, वो वापस से धीरे 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 क्या होंगे, पुराने पोजीशन पे जाएंगे भाई। तो पुराने पोजीशन पे कैसे जाएंगे, कोई ना कोई पाथ चाहिए ना। तो पुराने पोजीशन पे जाने के लिए भाई जैसे मान लेते हैं ये मेरा प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो भाई हम लोग का जैसे ही पोटेंशियल धीरे धीरे गिर रहा है, इसका मतलब क्या, कैपेसिटर में डिस्चार्ज, यानी जितना चार्ज बना था उतना चार्ज बनेगा नहीं। इसका मतलब क्या, ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होना मतलब क्या है भाई, एक तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि नेगेटिव है तो भाई यहीं पे इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस लोड से होकर के इस तरीके से वापस अपने पुराने वाले प्लेट पे पहुंचेंगे। तो आप कहेंगे ना भाई कि मेरा इस तरीके से जो जितना चार्ज यहाँ पे बना हुआ था उतना चार्ज धीरे धीरे क्या हो रहा है, वापस से अपने पुराने वाले पोजीशन पे पहुंच रहे हैं। तो डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वही लिखा भाई कि लोड के थ्रू क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। एंड वोल्टेज अक्रॉस इट दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आर से डिक्रीजेज एज शोन इन द लाइन। देखिए लाइन ए बी, तो पहले समझिए भाई, इसको थोड़ा जूम करके दिखाना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए इस वाले डायग्राम की बात हो रही है कि भाई पहले मेरा इसको 0 मान लेते हैं या फिर O मान लेते हैं, तो O से A गया, इसका मतलब क्या भाई, कैपेसिटर मेरा चार्ज हुआ है, ठीक है। अब भाई क्योंकि मेरा वोल्टेज डाउन हो रहा है, इसका मतलब क्या, कैपेसिटर मेरा डिस्चार्ज हो रहा है। तो कैपेसिटर जो डिस्चार्ज होगा ऐसे होगा, A से B तक जाएगा भाई, जो A से B लाइन खींचा गया ना, ये डिस्चार्ज को बताया, समझ में आया। पढ़िए ना इसको, ये वाला फिगर दिखाया ना 6.41 का थर्ड, ये वाला 6.41 का थर्ड। तो पढ़िए द कैपेसिटर डिस्चार्ज थ्रू द लोड एंड द वोल्टेज अक्रॉस इट, मतलब इसके अक्रॉस, कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है, दैट इज अक्रॉस द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आरसी। ठीक है भाई, सीधी सी बात, दोनों पैरेलल मतलब भाई ये और ये, समझ में आया। तो ये कि भाई डिक्रीजेज मतलब इसके क्रॉस वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ए बी लाइन, तो ए बी लाइन तो ये ना भाई, यानी इसके क्रॉस जो वोल्टेज बिल्डअप होता है वो धीरे धीरे कम रहा। आगे बढ़ते हैं, द वोल्टेज अक्रॉस लोड विल डिक्रीजेज ओनली स्लाइटली बिकॉज इमीडिएटली द नेक्स्ट वोल्टेज पीक्स कम। ठीक है भाई, देखिए इसने क्या बोला कि भाई हाफ साइकिल तक कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, और जैसे ही हम लोग का भाई आगे यानी वोल्टेज, देखिए दोनों को एक साथ दिखाया, ये जो इस तरीके से दिखाया ना, ये हम लोग का भाई एक ही साथ दिखा दिया ना, इधर आते भाई। तो अब देखिए यहाँ तक तो भाई फुली चार्ज हुआ, फिर इसके बाद वोल्टेज गिरना स्टार्ट हुआ, तो वोल्टेज गिरना स्टार्ट होता है क्या, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज भी गिरेगा, ठीक है, यानी कैपेसिटर मेरा डिस्चार्ज हो रहा है, तो ए से बी तक गया। लेकिन भाई ये फुली डिस्चार्ज नहीं होगा कैपेसिटर, क्यों, क्योंकि नेक्स्ट साइकिल में देखे ना, यानी जब यहाँ पहुंचा भाई, तो यहाँ से देखिए ना फिर से ये पहुंच गया ना, इसका समझे, रेक्टिफायर का फिर से एक तरीके से वेवफॉर्म में पकड़ लिया ना, ये समझ गए। तो यहाँ पे देखिए तो फिर से मेरा चार्ज बिल्डअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज मेरा फिर से राइज हो रहा है, समझ में आया। फिर मैक्सिमम तक फिर से ये चार्ज होगा, फिर से ये कैपेसिटर में डिस्चार्ज होगा, लेकिन इस पॉइंट पे फिर से क्या हो गया, फिर से मेरा रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज मिल गया, तो फिर से चार्ज होगा, फिर से यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्चार्ज होगा, फिर यहाँ पे फिर से वेव फॉर्म मिला, समझे। तो अब देखिए भाई कि जो मेरा वेव फॉर्म था, जो आउटपुट वेव फॉर्म था भाई, मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही तो लोड के पास जाएगा भाई, समझ में आया बात को। तो ये जो वेव फॉर्म दिखा है इस तरीके से, ये लाइन करके, ये कौन सा वोल्टेज है, इस कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज है, वही वोल्टेज क्या होगा, इस लोड के पास का होगा। तो भाई अब ध्यान से देखिए, पहले मेरा यानी जो रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिल रहा था कैसा था, इस तरीके का था भाई, ये ज़्यादा पल्सेटिंग है कि नहीं है बोलिए। और अभी जो मेरे को वेव फॉर्म मिल रहा है यानी फिल्टर लगाने के बाद कैसा मिल रहा है, कुछ इस तरीके का मिल रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो ये एक तरीके से ज़्यादा पल्सेटिंग नहीं है ना भाई, समझ में आया बात को। और अगर इसमें, ठीक है, तो इसको समझिए भाई, अभी हम लोग मतलब रियल लाइफ में सिर्फ एक सिंगल कैपेसिटर नहीं लगाते, इसमें कॉम्बिनेशन लगाए, और भी टाइप्स देखेंगे ना, अभी तो बस ये बेसिक चल रहा है आपका, ठीक है, तो वही पढ़ते हैं। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म बिकम ABCDEFGH, मतलब ये कि भाई हाफ साइकिल में ये चार्ज हुआ, फिर हाफ साइकिल में डिस्चार्ज हुआ, लेकिन वोल्टेज जो उसके है ना, तो इस तरीके से आपका हर एक साइकिल में किया जाएगा। तो
इस तरीके का हम लोग यहाँ पे वेवफॉर्म देखने को मिलता है। क्लियर हो गया। आगे है इट मे बी सीन दैट वेरी लिटिल रिपल्स इज लेफ्ट इन द आउटपुट, यानी अभी भी ये पल्सेटिंग है लेकिन भाई इसमें क्या होगा, एसी टर्म बहुत कम होंगे। क्लियर हो गया। मोर ओवर द आउटपुट वोल्टेज इज हायर एज इट रिमेन, ठीक है, मतलब ये पीक के आसपास ही है ना, ज़्यादा डाउन नहीं हो रहा ना भाई, जीरो तो हो ही नहीं रहा एक तरीके से, समझे, तो वही लास्ट लाइन लिखा हुआ है। तो ये तो भाई बहुत ही फिल्टर, सिंपल फिल्टर सर्किट था। अब हम लोग नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। अब देखिए सर एप्लीकेशन क्या दिया हुआ है, देखा ना, द कैपेसिटर फिल्टर सर्किट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट, बहुत ही कम कॉस्ट है भाई, क्योंकि एक कैपेसिटर कितना कॉस्ट होगा, 50-60 रुपये होगा भाई, स्मॉल साइज होता है, वेट भी कम होता है ना, और गुड कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये फॉर स्मॉल लोड करंट कितना, अप टू 50 मिली एम्पियर, इस टाइप के फिल्टर को हम लोग प्रेफर करते हैं। और इसका यूज़ कहाँ होता है, रेडियो ट्रांजिस्टर रेडियो बैटरी इल्यूमिनेटर। देखिए ये क्या होता है भाई, आपको पता होगा भाई, पहले जो रेडियो हम लोग यूज़ करते थे उसमें बैटरी लगता था ना मोटा मोटा, तो भाई अब हम लोग बैटरी ना यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग घर में जो 220 वोल्ट एसी आ रहा है ना भाई, 220 वोल्ट एसी या फिर 230 वोल्ट एसी जो भी है, तो भाई इसको हम लोग क्या करते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हम लोग का जो चार्जर है ना, मोबाइल का चार्जर फिर लैपटॉप का चार्जर भाई, तो आउटपुट में क्या दे रहा है आपको, 5 वोल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा बोलिए, हाँ, या फिर कहीं 3.5 वोल्ट देता है कोई अडेप्टर, तो भाई वो 3.5 वोल्ट से क्या हो सकता है आपका एसी, सॉरी जो रेडियो चल सकता है। तो भाई आपने क्या कर दिया, एसी को डायरेक्ट डीसी में कन्वर्ट कर दिया, और ये जो 3.5 वोल्ट है फिर 5 वोल्ट जो आ रहा है उसको हम लोग ने डायरेक्ट रेडियो को दे दिया, तो भाई रेडियो हम लोग का चल जाएगा। इसमें तो क्या, हम लोग ने कोई बैटरी यूज़ नहीं किया ना भाई रेडियो को चलाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, बैटरी एलिमिनेटर कहलाता है। ठीक है, इसका कैसा डायग्राम होता है भाई ये भी दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके का डिवाइस होता है भाई, ठीक है ना, तो आपको ये डीसी बना के देता है ना, इधर एसी लगा देंगे, इधर सब लोग को डीसी मिल जाएगा प्लस माइनस, तो इसको बोलते हैं बैटरी एलिमिनेटर। तो ये तो हो गया भाई हम लोग का फर्स्ट टाइप। अब आता है चॉक इनपुट टाइप फिल्टर, यानी इंडक्टर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे भाई। अभी हम लोगों ने सिंपल कैपेसिटर को देखा, अब हम लोग इंडक्टर को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, फिगर हम लोग का दिखाया गया भाई, ये है 6.42। चोक का मतलब होता है इंडक्टर, सीधी सी बात, ठीक है ना, तो लगा हुआ है इस तरीके से। तो यहाँ भाई एक चोक लगा हुआ है और उसके साथ हम लोगों ने कैपेसिटर लगा रखा है। अब देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं क्या बोलता है। हम लोग इधर जो इनपुट देंगे 1 2 जो टर्मिनल्स पे इस तरीके का पल्सेटिंग डीसी दे रहे हैं हम लोग, है ना, इसमें एसी कॉम्पोनेंट डीसी कॉम्पोनेंट दोनों मिक्स है। तो बोलता है द पल्सेटिंग आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल 1 and 2, यानी यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आगे बढ़ते हैं, एज डिस्कस बिफोर द पल्सेटिंग आउटपुट ऑफ रेक्टिफायर कॉन्टेंट एसी डीसी, इसमें एसी डीसी दोनों होता है। अब आगे बढ़ते हैं, द चॉक ऑफर हाई ऑपोजिशन। देखिए भाई हम लोग को पता है कि जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर ये क्या होता है, ये सडन चेंज इन करंट को हमेशा अपोज करेगा, यानी di/dt वाले करंट को हमेशा अपोज करता है भाई, ठीक है ना, टाइम के साथ इंस्टेंटेनियस करंट जो है ना, ठीक है, समय के साथ जो चेंज हो रहा है भाई उसको ये क्या करेगा, हमेशा अपोज करता है। क्लियर हो गया। और भाई कैपेसिटर की बात करें भाई, वो सडन चेंज इन वोल्टेज को हमेशा अपोज करता है। तो जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर भाई एसी को क्या करेगा, बहुत ही हाई इंपेडेंस पाथ प्रोवाइड करेगा, यानी इसको ब्लॉक कर देगा। कैसे, देखिए भाई हम लोग को पता है भाई इसके अंदर एसी डीसी दोनों है ना। अब सिंपल तरीके समझिए भाई, जो बच्चा वाला टर्म होता है ना भाई, डीसी में क्या है, फ्रीक्वेंसी मेरा 0 है, तो भाई अगर हम लोग इस इंडक्टर के चलते रिएक्टेंस देखें डीसी में, तो क्या हो जाएगा 2πf × L, तो भाई f का वैल्यू 0 है, तो 0 × 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, डीसी वाले टर्म के लिए शॉर्ट सर्किट बिहेव करे भाई, क्योंकि रिएक्टेंस मेरा 0 है, समझ में आया, 0 रिएक्टेंस मतलब क्या, शॉर्ट सर्किट पाथ, तो डीसी यहाँ से इजीली पास हो जाएगा। लेकिन भाई एसी की बात करें तो एसी में क्या होता है आपका, कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा भाई, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से क्या हो जाएगा, XL = 2πf, यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा भाई, है ना, तो उसका कुछ ना कुछ रिएक्टेंस होगा। तो रिएक्टेंस आएगा, इसका मतलब क्या भाई, यहाँ पे एसी को एक तरीके से ब्लॉक करेगा ना, ऑपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ भाई, द चॉक ऑफर हाई ऑपोजिशन टू द पासेस ऑफ एसी कंपोनेंट, एसी को जान नहीं देगा। लेकिन भाई वही डीसी की बात करें तो भाई ये शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है, नेग्लिजिबल इंपेडेंस है, रिएक्टेंस शो करेगा। द रिजल्ट इज दैट मोस्ट ऑफ द एसी कंपोनेंट अपीयर अक्रॉस द चोक, यानी यहीं पे खत्म हो जाएगा। आगे जो मिलेगा, यानी थर्ड पॉइंट पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, प्योर डीसी मिलेगा, फिर ज़्यादातर डीसी मिलेगा। लेकिन भाई मान लेते हैं थोड़ा बहुत जो है आपका एसी कंपोनेंट निकल भी जाता है, यानी यहाँ से भाई छुप करके निकल भी जाता है। तो यहाँ पे देख रहे ना, कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर से ऊपर में आपको ऑलरेडी मैंने कैपेसिटर का वर्किंग प्रिंसिपल बताया था भाई, है ना, कैसे काम कर रहा था। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर था, इसके कारण क्या होगा आपका, जैसे मान लेते हैं कुछ
मतलब पहले ये इस तरह का प्योर पल्सेटिंग था, है ना, यानी इसमें अच्छा खासा एसी टर्म प्रेजेंट होगा भाई, तभी तो पल्सेटिंग नेचर का है। अब भाई इसने चोक ने क्या किया, अच्छा खासा एसी को इसने ब्लॉक कर दिया, तो आगे क्या मिलेगा आपको, अप्रॉक्स प्योर डीसी मिलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत जो एसी होगा भाई उसको भी फिल्टर आउट करने के लिए क्या कर दिया हम लोग ने, कैपेसिटर लगा दिया। ठीक है, तो कैपेसिटर के यानी जो टोटल वोल्टेज होगा आपका इस तरीके का ना मिल करके कुछ इस तरीके का होगा भाई, समझ में आया। तो यही है भाई आपका, वही लिखा है द रेक्टिफायर आउटपुट कॉन्टेन डीसी कॉम्पोनेंट, मतलब आउटपुट में हम लोग डीसी मिला, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसी कॉम्पोनेंट विच हैज़ मैनेज टू पास थ्रू द चोक। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने मतलब वही लिखा भाई, कुछ कुछ जो है आपको चौक से अगर मतलब बाईपास भी हो जाता है फिर पास भी हो जाता है भाई, मतलब मैनेज कर ले रहा है भाई। थोड़ा बहुत अगर यहाँ से लीक भी कर जाता है, यहाँ पे पहुँच गया, एसी डीसी दोनों पहुँच गया, तो वही है भाई, लो रिएक्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है ना, ठीक है ना, द लो रिएक्टेंस ऑफ द फिल्टर कैपेसिटर बाईपास द एसी कॉम्पोनेंट। क्योंकि भाई एसी के केस में हम लोग को पता है एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, एक्सी, क्योंकि कैपेसिटर है ना, क्या हो जाएगा 1/2 पाई एफसी। इस बार देखिए हम लोग का जो एक्सी है, एक्सी भाई ये इन्वर्सली फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो एसी का फ्रीक्वेंसी तो अच्छा खासा होता है, इसका मतलब क्या है, इसका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस वो बहुत ही कम होगा, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत कम है, इसका मतलब क्या, ये लो इंपेडेंस पाथ मिल गया कि नहीं मिल गया, किसके लिए लो इंपेडेंस पाथ, एसी के लिए भाई। तो पूरा का पूरा एसी यहीं से बाईपास हो जाएगा और बचेगा कौन सा, डीसी वाला, तो डीसी आगे चला जाएगा। अब बोले डीसी यहाँ से क्यों नहीं बाईपास हुआ भाई, डीसी के केस में आप देखिए ना, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप लगे एक्सी इक्वल टू, एक्सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो फ्रीक्वेंसी इसका 0 होता है, 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट, यानी ओपन सर्किट तरह बिहेव करेगा डीसी के केस में। इसका मतलब इधर कोई भी डीसी आएगा ही नहीं भाई, डीसी इधर से कोई पास ही नहीं होगा। अब ऐसे समझ सकते हैं भाई, डीसी में स्टडी स्टेट में क्या होता है, ओपन सर्किट तरह बिहेव करता है, ठीक है, क्योंकि इन्फिनाइट रिएक्टेंस शो करता है, तो सारा का सारा डीसी क्या हो जाएगा, लोड से होकर चला जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट भाई हम लोग का कैपेसिटर इनपुट फिल्टर और पाई फिल्टर भाई, तो उसका डायग्राम देखते हैं। कंस्ट्रक्शन पढ़ने का कोई मतलब नहीं भाई, कुछ इस तरीके का। सब पाई फिल्टर क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि भाई ये पाई शेप का बना हुआ है ना, ये पाई तो है भाई, पाई शेप ऐसा ही तो होता है, तो हम लोग पाई फिल्टर बोल रहे हैं। इसमें देखिए आपका 2 कैपेसिटर और 1 इंडक्टर लगा हुआ है, तो हम लोगों ने इनपुट इस तरीके का वेव फॉर्म दिया है। तो सबसे पहले देखिए कि भाई हम लोग का ये डीसी के लिए क्या हो जाएगा, डीसी के लिए तो ब्लॉक कर देगा, यानी इधर कोई भी डीसी नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या, इधर क्या पास होगा, एसी कंपोनेंट, क्योंकि एसी केस में क्या हो जाएगा, लो रिएक्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा। तो भाई इधर से मेरा क्या आ रहा था, एसी प्लस डीसी कंपोनेंट आ रहा था, तो ज़्यादातर एसी जो है यहीं से बाईपास होकर इधर से निकल जाएगा, समझे, यहाँ से आएगा ऐसे चला जाएगा। तो इधर क्या मिलेगा, इधर मेरे को डीसी मिलेगा, और डीसी केस में क्या होता है, मान लेते हैं डीसी का थोड़ा बहुत एसी भी आ गया इसमें थोड़ा बहुत, तो भाई एसी को तो भाई अगेन इंडक्टर ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ये हाई इंपेडेंस पास शो करता है, लेकिन डीसी के लिए शॉर्ट हो जाएगा, नहीं डीसी इजीली यहाँ पहुँच जाएगा। अगेन देखिए यहाँ पे क्या डीसी इधर पास हो सकता है, नहीं भाई, क्योंकि ये डीसी केस में ओपन सर्किट या फिर क्या इन्फिनाइट रिएक्टेंस शो करता है, समझ, तो क्या सारा का सारा डीसी क्या हो जाएगा, इधर से निकल जाएगा। ठीक है, तो इस बार जो आपको आउटपुट मिलेगा बहुत ही कम इसमें पल्सेशन देखने को मिलेगा भाई। क्लियर हो गया। तो वही यहाँ पे C1 C2 और जो इंडक्टर का क्या काम है यहाँ पे बता दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक भाई कंप्लीट हो गया है। अब अगर हम लोग यहाँ पे इंडेक्स की बात करें भाई, कि हम लोग का इस चैप्टर में और क्या बच गया है, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सारा चीज़ कवर कर लिया है। सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है, सब चीज़ कर लिया भाई, सारा कवर हो चुका है। हाफ वेव, फुल वेव, एफिशिएंसी, नेचर ऑफ रेक्टिफायर, जस्ट देखा ना, रिपल फैक्टर, ये सब कंपैरिजन सब देख लिया। हाफ वेव, जीनर डायोड, ये सब देख लिया भाई। अब इसमें एक चीज़ और बचा है, एक चीज़ और बचा भाई इसमें, वोल्टेज डबलर। ये वाला वोल्टेज डबलर क्या होता है भाई, ये चीज़ अभी हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, फिल्टर सर्किट अभी कर लिया हम लोगों ने, बस लास्ट चैप्टर बचा हुआ है वोल्टेज डबलर। इसको भाई थोड़ा सा टाइम देंगे। अगेन वोल्टेज डबलर में हम लोग भाई कैपेसिटर का पूरा वर्किंग प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, तो कैपेसिटर आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर नंबर 6 खत्म हो जाएगा, जो कि आपका सेमीकंडक्टर डायोड था भाई। और इसके बाद एक और चैप्टर भाई, इसमें शायद से स्पेशल डायोड है, स्पेशल डायोड करके है, हाँ स्पेशल पर्पस डायोड, जिसमें एलईडी ये सब हम लोग को पढ़ना है। ओके, तो ये छोटा सा टॉपिक भाई, इसको देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग का स्टार्ट होगा ट्रांजिस्टर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है भाई आपका। ओके, ट्रांजिस्टर पढ़ लेंगे तो फिर आपको फिर एम्पलीफायर एक तरीके से आपको ईजी लगेगा।